बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालबात, कंजुल मदारिस बोर्ड की इंग्लिश लर्निंग सीरीज़ के साथ प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा आज के चैप्टर 4 की तफ़हीम के लिए। अज़ीज़ तलबा तालबात, आज हमारा मौजू फ्रेज़ और फ्रेज़ की मुख्तलिफ़ काइंड्स या टाइप्स होगा। हम पहले जानते हैं, पढ़ चुके हैं कि फ्रेज़ अल्फाज का मजमुआ जो एक नामुकम्मल सेंस कन्वे करता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कन्वेज एन इनकम्प्लीट सेंस। अब इनकम्प्लीट सेंस को मुकम्मल करने के लिए हमें उसको कुछ दीगर अल्फाज के साथ जिनमें मुस्नद अलैह और मुस्नद भी मौजूद हो उनके साथ अटैच करना पड़ता है, उनके साथ लगाना पड़ता है, ताकि उनके साथ मिलकर इसके मायनी जो हैं वो और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ आ जाएं। तो इसका मीनिंग ये है, इसका मतलब ये है कि फ्रेज़ एक से ज़्यादा हालतों में इस्तेमाल हो सकता है, या एक से ज़्यादा मायनी में इस्तेमाल हो सकता है, या एक से ज़्यादा तरह इस्तेमाल हो सकता है। इसकी ये तमाम जहतें जो हम मुख्तलिफ़ तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं उनको टाइप्स ऑफ फ्रेज़ेस कहते हैं, और यही हमारा आज का मौजू है जिसमें हम फ्रेज़ की मुख्तलिफ़ टाइप्स, उनके फंक्शंस और उनके इस्तेमालात और इम्तहानी नुक्ता नज़र से वो किस तरह से क्वेश्चन आएगा और सॉल्व कैसे करना है, इसके बारे में आज तफसील से बात करते हैं। आइए बोर्ड की तरफ चलते हैं ताकि आज के लेक्चर में हम तफसील से बात कर सकें। आज का हमारा मौजू है फ्रेज़। जैसे आप देख रहे हैं कि फ्रेज़ जिसे मरक्कब नाक़िस या मरक्कब गैर मुफीद कहते हैं, और अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिसमें ना तो ज़माने का पता चले और ना ही कोई बात मुकम्मल तौर पर बयान हो, इसे उर्दू में मरक्कब नाक़िस और अंग्रेज़ी में उसको फ्रेज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पे इन द मॉर्निंग 3 अल्फाज का मजमुआ है। इन द मॉर्निंग सुबह के वक्त। अब इसमें ना तो पता चलता है ये किस ज़माने की बात है, ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में से किसकी बात है, कुछ पता नहीं चलता, और इसके नामुकम्मल मानी भी हैं। इसी तरह एट द स्टेशन, रेलवे स्टेशन के ऊपर, किस ज़माने की बात है, क्या मुकम्मल मायनी है, अंदाज़ा नहीं होता। एट माई डोर, मेरे दरवाज़े पे, क्लैरिटी नहीं होती और ना ज़माने का पता चलता है। ऑफ ग्रेट ब्यूटी, बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ, कुछ अंदाज़ा इन बातों का नहीं होता। और विद स्नो, बर्फ़ के साथ, नेचुरल बर्फ़बारी के साथ क्या हुआ, कुछ अंदाज़ा नहीं है। तो इस तरह से आपने इन 5 एग्जांपल्स में देखा, जब हम अल्फाज के मजमुआ को इस तरह से देखते हैं कि उसमें हमें किसी ज़माना यानी टेंस का पता नहीं चलता और ना ही कोई बात मुकम्मल तौर पर बयान होती हो, तो उसे मरक्कब नाक़िस और अंग्रेज़ी में फ्रेज़ कहते हैं। फ्रेज़ की जैसे मैंने अभी आपके सामने बात रखी कि मुख्तलिफ़ टाइप्स हैं और उन्हें मुख्तलिफ़ तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। उनमें पहली टाइप है जिसे हम नाउन फ्रेज़ कहते हैं, यानी इसम को बयान करने वाला मरक्कब नाक़िस अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिनके ज़रिए से किसी इसम को बयान किया जाता है। पहले मैं एक दफ़ा उनका आपके साथ ज़िक्र कर लूँ, फिर हम एक एक की तफसील के साथ मालूमात हासिल करेंगे और उनको पढ़ेंगे। सेकंड वन इज़ एडजेक्टिव फ्रेज़, यानी सिफ़त को बयान करने वाला मरक्कब नाक़िस, यानी सिफ़त को बयान करने वाली फ्रेज़। नंबर 3 इज़ एडवर्ब फ्रेज़, ज़र्फ़ या मुतल्लक़ फ़ेल को बयान करने वाला मरक्कब नाक़िस। नंबर 4 वर्ब फ्रेज़ और फ़ेल को बयान करने वाला मरक्कब नाक़िस। 5th वन इज़ प्रेपोजिशनल फ्रेज़, हरफ जार को बयान करने वाला मरक्कब नाक़िस। एंड द लास्ट वन इज़ लेक्सिकल फ्रेज़, यानी ऐसा मरक्कब नाक़िस जो मुख्तलिफ़ कनेक्टर्स के तौर पे काम देता है, हरफ जार नहीं है, जो मुख्तलिफ़ कनेक्टर्स के तौर पे इस्तेमाल होता है और वो पहले से ही फिक्स्ड वर्ड्स हैं, उनमें कोई तब्दीली नहीं आती।
तो आइए देखते हैं, इनमें से हम अब एक एक की बात करेंगे। फर्स्ट वन इज नाउन फ्रेज, इसम को बयान करने वाला मुरक्कब नाकस। ए नाउन फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अल्फाज का ऐसा मजमुआ है दैट हैज़ ए नाउन और प्रोनाउन। उसके अंदर या तो इसम है, आप जानते हैं कि इसम किसी चीज़, शख्स या जगह के नाम को कहते हैं, या कोई आइडिया होता है, या उनकी जगह पे इस्तेमाल होने वाले अल्फाज प्रोनाउन हैं, जैसे ही शी इट है, या आई वी है, या दे यू है, तो ये प्रोनाउंस हैं। टू मॉडिफाई द नाउन, उस नाउन के मायने में कमी पेशी करने के लिए। ए नाउन फ्रेज कैन फंक्शन एज ए सब्जेक्ट, यानी फ़िक्रे के शुरू में बतौर फ़ाइल आ सकती है, एन ऑब्जेक्ट बतौर मफूल आ सकती है फ़िक्रे के आखिर में यानी वर्ब के बाद, और ए कॉम्प्लीमेंट इन ए सेंटेंस, या तकमिला के तौर पे इस्तेमाल होती है। उर्दू में आप देख लीजिए, ऐसा मरकब नाकस यानी फ्रेज़ जो अपने अंदर बयान करदा इसम या इसमें ज़मीर के बारे में मालूमात देता है, और ये बतौर फ़ाइल, मफूल, तकमिला इस्तेमाल होता है। इन एग्जांपल्स में देखिए, जो रेड वर्ड्स हैं जिनको रेड कलर दिया गया है, ये वो इसम हैं जो इस फ्रेज़ के अंदर हैं। मसलन इसमें माई ब्रदर्स फ्रेंड एक फ्रेज़ है, ये फ्रेज़ किसके बारे में है? इस इसम फ्रेंड के बारे में है। लिहाजा माई ब्रदर्स फ्रेंड विजिटेड हिम, यहाँ पे यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे माई ब्रदर्स फ्रेंड मेरे भाई का दोस्त, ये इस फ़िक्र का फ़ाइल है। पूरी फ्रेज़ इन 3 वर्ड्स पर मुश्तमिल है, और इसका जो हेड वर्ड है वो एक इसम है, लिहाजा ये इसम के तौर पे इस्तेमाल हुई, इसलिए इसको नाउन फ्रेज़ कहते हैं। और ये वर्ब से पहले इस्तेमाल हुई, इसलिए इसको कहते हैं कि यूज्ड एज ए नाउन एंड यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। सेंटेंस नंबर 2, अर्ली टू बेड इज़ ए गुड हैबिट, जल्दी सोना एक अच्छी आदत है। अर्ली टू बेड फ्रेज़ है, और एज इसमें लिंकिंग वर्ब है, और इसमें अर्ली टू बेड फ्रेज़ में इसका हेड वर्ड बेड है। बेड एक इसम है, और यह इस सेंटेंस का फ़ाइल है अर्ली टू बेड, इसलिए यूज्ड एज ए सब्जेक्ट फ्रेज़ बतौर फ़ाइल इस्तेमाल हुई। अब यहाँ आप देखिए सेंटेंस 3 में, ही रिफ्यूज़ टू एक्ट अपॉन माई एडवाइस, वो मेरी नसीहत पर अमल करने से इनकार करता है। आप देख रहे हैं कि ये रिफ्यूज़ इसमें वर्ब है, टू एक्ट अपॉन माई एडवाइस इसमें इन्फिनेटिव है, अपॉन माई एडवाइस इसमें फ्रेज़ है, और इसका की या हेडवर्ड एडवाइस है, लिहाजा ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ, इसको हम कहते हैं यूज एज ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल 4, वी इंजॉय गोइंग होम एट द वीकेंड, होम इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है, एट द वीकेंड इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको मुकम्मल कर रहा है, तकमील दे रहा है, लिहाजा यहाँ पे फ्रेज़ एज कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल हुई। एंड 5th में भी फ्रेज़ एज कॉम्प्लीमेंट है, योर फ्रेंड इज द डेविल इन डिस्गाइज, आपका दोस्त एक छुपा हुआ रुस्तम है। डेविल इन डिस्गाइज एक ऐसा डेविल है जिसने अपने आप को छुपाया हुआ है, तो इस तरह से इन डिस्गाइज डेविल को क्वालिफाई कर रहा है, लिहाजा ये एक कम्प्लीमेंट है, तकमिला है, जो डेविल के लिए इस्तेमाल हुआ। इन एग्जांपल्स में हमने देखा कि एक फ्रेज़ बतौर नाउन, बतौर यानी कि बतौर सब्जेक्ट, बतौर ऑब्जेक्ट और बतौर कॉम्प्लीमेंट इस्तेमाल होती है। अब हम आते हैं इजेक्टिव फ्रेज़ की तरफ। इजेक्टिव आप जानते हैं इसमें सिफ्त को कहते हैं, लिहाजा सिफ्त को बयान करने वाला मरकब नाकस ऐसी फ्रेज़ है जो तारीफ़ करती है किसी चीज़ की, और उसमें आप देख रहे हैं वर्ड्स दैट कंटेन एन ऑब्जेक्ट, ऐसे अल्फाज जिनमें एक इजेक्टिव होती है, एंड प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन और प्रोनाउन, और वह इसम या इसमें ज़मीर के बारे में ज़्यादा मालूमात और वजाहत करती है। जैसे ऐसा मरकब नाकस जिसमें ऐसी सिफ्त बयान की जाती है जो किसी इसम या इसमें ज़मीर के बारे में मज़ीद मालूमात देती है। इन एग्जांपल्स को देखिए, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। ए वेल्दी मैन विजिटेड आवर जामिया, मैन नाउन है,
वेल्दी होना उसकी सिफ्त है, लिहाजा ये एडजेक्टिव है। और पूरी फ्रेज़ है ए वेल्दी मैन, इसमें उसने वेल्दी को इस्तेमाल जब हमने किया तो ये इसका मतलब है ए मैन विद ग्रेट वेल्थ, आदमी जिसके पास बेइंतहा दौलत है। तो उसने हमारी जामिया को विज़िट किया, तो इसमें वेल्दी एडजेक्टिव है, लिहाजा ए वेल्दी मैन एडजेक्टिव फ्रेज़ है। प्लीज़ गिव मी ए पेज विद नो राइटिंग ऑन इट, मुझे एक सफ़ा दीजिए जिस पर कुछ भी ना लिखा हो। विद नो राइटिंग ऑन इट फ्रेज़ है, इसको हम इख्तिसार से यूँ भी कर सकते थे, ए ब्लैंक पेज, खाली सफ़ा, यानी प्लीज़ गिव मी ए ब्लैंक पेज। ए ब्लैंक पेज जब इस्तेमाल होगा तो वो यहाँ एडजेक्टिव के तौर पे पेज से पहले ब्लैंक लगा, तो इसका मतलब यह है कि ये ब्लैंक की वजाहत है। विद ए पेज विद नो राइटिंग ऑन इट, तो ये एडजेक्टिव है, लिहाजा ये फ्रेज़ एडजेक्टिव फ्रेज़ है। एग्जाम्पल 3 में दे वेंट ऑन ए ट्रैक, वो एक रास्ते पे गए, थ्रू द जंगल, जंगल में से। अगर हम इसकी वजाहत देखें इस फ्रेज़ की, इसके मीनिंग ये बनते हैं जंगल ट्रैक, जंगल का रास्ता। तो इसमें ये फ्रेज़ जो है ये एडजेक्टिव है और ये ट्रैक को क्वालिफाई करती है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है। थर्ड काइंड इज़ एडवर्ब फ्रेज़, ज़र्फ़ या मुतल्लक़ फ़ेल को बयान करने वाला मरकब नाक़िस, यानी ऐसा मरकब नाक़िस जिसमें ऐसा एडवर्ब इस्तेमाल होता है जो ज़र्फ़ या मुतल्लक़ फ़ेल के बारे में मालूमात देता है। यहाँ देखिएगा, प्लानिंग टू फिनिश आवर कोर्स बाय द एंड ऑफ द ईयर। अब हमने कोर्स को क्वालिफाई किया, यानी फिनिश कब करेंगे, बाय द एंड ऑफ द ईयर। ये व्हेन के सवाल का जवाब है, तो इसका मतलब है बाय द एंड ऑफ द ईयर एडवर्ब है जो फिनिश की वजाहत करता है, लिहाजा ये एडवर्बियल फ्रेज़ है। लेटर दिस इवनिंग आई शैल अटेंड ए पार्टी, अब यहाँ पे सवाल है वैन, कब हम पार्टी में जाएंगे। लेटर दिस इवनिंग, आज शाम ज़रा देर से, तो लिहाजा ये पार्टी में जाने के वक्त का तयन करता है, इसलिए ये फ्रेज़ एडवर्ब है और ये एडवर्ब फ्रेज़ है। एग्जाम्पल 3 में दे वेंट टू दैट प्लेस, एक्चुअली यह था ये वेंट देयर, अब देयर को एक्सप्लेन किया गया टू दैट प्लेस, ये वेयर के क्वेश्चन का आंसर है, लिहाजा ये एडवर्ब है। ही एक्सेप्टेड द अवार्ड विद ए स्माइलिंग फेस, एडवर्ब था स्माइलिंगली, यानी ये हाउ के क्वेश्चन को क्वालिफाई करता है। तो विद ए स्माइलिंग फेस, जो एक्चुअली स्माइलिंगली की तशरीह है, ये एडवर्ब फ्रेज़ है। और इन द लास्ट एग्जांपल, ही विल गो एज क्विकली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी मुमकिन होगा वो चला जाएगा, ये आंसर है क्वेश्चन व्हेन का। तो इसका मतलब जाने के मुतल्लिक़ उसके टाइम की वजाहत करता है, लिहाजा ये एडवर्बियल फ्रेज़ है। नंबर 4 इज़ वर्ब फ्रेज़। वर्ब फ्रेज़ यानी ये वर्ब की वजाहत करती है, और इसमें ना सिर्फ मेन वर्ब उसकी जो भी फॉर्म और टेंस के मुताबिक, बल्कि उसका इमदादी फ़ेल उसके साथ शामिल होता है। वह हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब मिलकर वर्ब फ्रेज़ को मुकम्मल करते हैं या बनाते हैं। ही हैज़ डन हिज ड्यूटी, उसने अपना फ़र्ज़ पूरा किया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, हैज़ डन वर्ब फ्रेज़ है। वी आर टेकिंग पार्ट इन अ क्विज प्रोग्राम, आर टेकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, आर हेल्पिंग वर्ब यानी इमदादी फ़ेल, और टेकिंग वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म है, मिलके वर्ब फ्रेज़। असलम हैज़ बिन राइटिंग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज़ बिन राइटिंग, यहाँ वर्ब 3 पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है, हैज़ बिन और राइटिंग मिलकर वर्ब फ्रेज़। आई शैल कीप ए फास्ट टुमारो, कल मैं रोज़ा रखूँगा, शैल कीप 2 कंपोनेंट है हेल्पिंग फेल फ्यूचर के लिए, और कीप मिलकर बन गया हमारा वर्ब फ्रेज़। द मैच वॉज बीइंग प्लेड, पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, और इसमें हमारा वर्ब फ्रेज़ 3 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है। पैसिव होने की वजह से पास्ट इंडेफिनिट का था तो वाज इस्तेमाल हुआ, और कंटिन्यूटी के लिए बीइंग इस्तेमाल हुआ, और प्लेड थर्ड फॉर्म हुई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि खा कोई भी टेंस हो, उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के जितने कंपोनेंट हैं, 2 हो या 3 हो, वो मिलकर वर्ब फ्रेज़ की तकमील करते हैं। 5th वन इज़ प्रेपोजिशनल फ्रेज़, यानी ऐसी फ्रेज़
जिसका मरकज़ी लफ्ज़ प्रपोजिशन होता है और उसके साथ कोई एक ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है। आमतौर पर देखने में आया है कि जब किसी नाउन फ्रेज़ के साथ प्रपोजिशन इस्तेमाल हो जाए तो उसी को हम प्रपोजिशनल फ्रेज़ भी कहते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए, दे आर मोटिवेटिंग अस अबाउट डोनेशंस। डोनेशन नाउन है, अबाउट प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज़ बन गई। द विंडो वॉज इन द बैक स्ट्रीट, जो गली खिड़की है वो पिछली गली में थी, तो यहाँ इन प्रपोजिशन है, बैक स्ट्रीट इसमें स्ट्रीट जो है वो नाउन है, बैक इसमें एडजेक्टिव है और द आर्टिकल है। दे केम बैक आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर प्रपोजिशन है और टाइम इसमें नाउन है, प्रपोजिशनल फ्रेज। द पेशेंट इज अंडर ट्रीटमेंट, ज़ेरे इलाज है, अंडर एज प्रपोजिशन एंड ट्रीटमेंट एज नाउन। बाय द वे हाउ आर यू, आपका क्या हाल है, तो इसमें बाय द वे जो है ये नाउन है, बाय द वे एक वो फ्रेज़ है और इसलिए इसको बाय की वजह से प्रपोजिशन की वजह से हमने इसको प्रपोजिशन कहा। यह भी मुमकिन है कि एक सेंटेंस के अंदर एक से ज़्यादा प्रपोजिशनल फ्रेजेस हों। मिसाल के तौर पर देखिएगा, द फ्लॉक ऑफ टाइनी चिक्स सैट अंडर द ट्री नियर माई हाउस। फ्लॉक ऑफ टाइनी चिक्स, छोटे छोटे चूज़ों का एक फ्लॉक, ऑफ टाइनी, ऑफ प्रपोजिशन है लिहाजा ऑफ टाइनी चिक्स प्रपोजिशनल फ्रेज है। कहाँ बैठा था, सैट अंडर द ट्री, अंडर द ट्री एक और प्रपोजिशनल फ्रेज है जो अंडर की वजह से बनी। फिर नियर माई हाउस, इसमें नियर प्रपोजिशन है, हम देख रहे हैं कि इसमें 1, 2 एंड 3 प्रपोजिशनल फ्रेजेस इस्तेमाल हुई हैं। लास्ट वन इज़ द लैक्सिकल फ्रेज, मजमूआ अल्फाज के तसलसल को बयान करने वाला मरकब नाकस। यहाँ आप देख रहे हैं कि बाद अपनी गुफ्तगू में तसलसल को ज़ाहिर करने के लिए हम कोई फ़िक्स फ्रेजेस को इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम कहें इन ए नटशल, किस्सा मुख्तसर, इख्तसार से हम बात को मुख्तसर करते हैं। नो वन कैन बिलीव इट दैट, कोई भी इस पर यकीन नहीं कर सकता कि। ऑन द वन हैंड, एक तरफ बात यह है, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ ऐसे है। तो इस तरह की बातें या पॉइंट्स या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है, द प्रॉब्लम विद दैट इज़, उसके साथ ये मसला है। तो ये ऐसी सब तमाम फिक्स्ड प्रपोजिशंस हैं, फ्रेजेस हैं जो हमें वाज़े करती हैं उसकी लेक्सिकलिटी को। मिसाल के तौर पर देखिएगा, इन ए नटशेल यू विल अर्न ए प्रॉफिट। मुख्तसर बात यह है कि इसी की बात को जारी रखते हुए इख्तिसार करके उसको कंक्लूड किया गया है, इख्तिताम किया गया है। इन द नटशेल यू विल अर्न ए प्रॉफिट, मुख्तसर बात यह है कि इसमें आप मुनाफा कमाएंगे। द प्रॉब्लम विद दैट इज़ इट इज़ आउटडेटेड नो, इस चीज़ के साथ मसला यह है कि ये अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, किस्सा माजी बन चुका है। आइए इस सारे फ्रेजेस को जानने के बाद, उसकी 6 काइंड्स को जानने के बाद, हम एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी एक मशक करते हैं कि यह सवाल इम्तहान में कैसे आएगा। इसकी आप क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। स्टेटमेंट 1, द गर्ल इन यूनिफॉर्म एज माई क्लास फेलो, वो लड़की जैसे यूनिफॉर्म पहना हुआ, माइट बी डॉक्टर 1, तो डॉक्टर ने एक यूनिफॉर्म पहना हुआ है, वो मेरी क्लास फेलो है, कोई खातून बात कर रही है। तो ऑप्शन है फ्रेज, क्लास, सेंटेंस एंड नन ऑफ दिस, तो आंसर इज ए, ये एक फ्रेज है। सेकंड वन, वी शैल फिनिश आवर कोर्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, अंडरलाइंड है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, और ये बताना हमें ये है कि ये फ्रेज की कौन सी काइंड है, लेक्सिकल है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या प्रपोजिशनल है। तो हम इसमें देखते हैं कि ये प्रपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, बाय द एंड ऑफ, देयरफॉर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है डी, एंड दैट इज प्रपोजिशनल। एग्जाम्पल 3, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ दैट आई एम इनोसेंट, कि मैं इसमें मासूम हूँ, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ किसी बात में। अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये आप एग्रीगेटेड वन है, हमें इसको इसी तरह इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को कंक्लूड करने के लिए, मुख्तसर करने के लिए, बयान करने के लिए। लिहाजा आपने आखिरी काइंड में देखा
कि ये लेक्सिकल है और लेक्सिकल के नुक्ता नज़र से हम इसका आंसर देखते हैं कि आंसर ये है, लेक्सिकल है। नंबर 4, द टर्टल वाज स्लो एंड स्टडी। कछुआ स्लो था लेकिन मसलसल आगे बढ़ रहा था। द अंडरलाइन फ्रेजेस, इसमें क्या है, स्लो एंड स्टडी। हम देखें नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या वर्ब है, तो हम देखते हैं कि कछुए के चलने की रफ्तार के बारे में बात हुई है, तो दैट्स वाई द चॉइस इज एडजेक्टिव। एंड इन फिफ्थ एग्जांपल, इन ए नटशेल। अब यहीं से आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो गया होगा कि जब मुख्तसर बात की गई है तो डेफिनेटली ये लेक्सिकल है और ये आंसर डी है, लेक्सिकल 1। अब आखिर में अजीज़ तलबा व तालबात, इन सारे थ्योरेटिकल आस्पेक्ट्स को बयान करने के बाद उसके थेरीज़ के फ्रेज़ क्या है, फ्रेज़ के मुख्तलिफ टाइप्स क्या हैं, उन टाइप्स के फंक्शंस क्या हैं, वो वहाँ क्यों इस्तेमाल होते हैं, वो किन आंसर्स को जवाब देते हैं और ऐसा इस्तेमाल हम कब, क्यों और कैसे करते हैं, उसके बाद हमने आखिर में आपके साथ 5 स्टेटमेंट्स को सॉल्व किया, उनकी आइडेंटिफिकेशन को हल किया, उनके फंक्शंस को बताया। अब उसी बुनियाद पे आपके लिए 20 सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं, जिसमें से 5 हम हल कर चुके हैं, बाकी 15 आप ख़ुद या अपने उस्ताद मोहतरम की मदद से हल करेंगे। और आखिर में उसके लिए की दे दी गई है हस्बे मामूल, ताकि आप सल्यूशन लेने के बाद उस की से अपने आंसर को टैली कर सकें। हमें तवक्को है कि आपको ये सबक बहुत ही आसान लगा होगा, आपने फ्रेज़ के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ लिया होगा, उसके इस्तेमाल को जान लिया होगा, और इंशाल्लाह इसके बाद हम अगली वीडियो में क्लास के बारे में आपको बताएंगे। हमारा अगला लेसन होगा यूज़ ऑफ ए क्लॉज एंड वेरियस टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। आइए सल्यूशन आपको बताते हैं। ये एक्सरसाइज के 9 तक, द 19 एंड द 20th सेंटेंस एंड फाइनली दिस इज द सल्यूशन की ऑफ एक्सरसाइज नंबर 4। आप अपने आंसर को इसके साथ मैच कीजिएगा और इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके लर्निंग को, आपकी याददाश्त को, आपके सीखे हुए में बरकत डाले और आप आपकी याददाश्त महफूज रहें। खुदा हाफिज़। अगली वीडियो तक के लिए प्रोफेसर जावेद असलम बाजवा को इजाज़त दीजिए।